Hello everyone, my name is Himanshu Dharshwa from Triple IT Sri City, which is situated in Andhra Pradesh. And today we will do our remaining problems of mechanical properties of solid, which is जो हमने uh, उसका पूरी थ्योरी कर ली थी और उसके बाद हमने उसके दो क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के लगा लिए थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ। वो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। शॉर्ट ब्रीफ देना चाहता हूँ। तो हमने पढ़ा था स्ट्रेस ऑफ एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता था? स्ट्रेस होता था मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितना फोर्स पर एरिया पे हम लगाएंगे उसको स्ट्रेस बोला जाएगा। इसका मतलब ऐसा यूनिट होगा पास्कल या फिर न्यूटन मीटर माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, तो इसके कुछ प्रकार भी होते थे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस और एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये इसके प्रकार हैं। और इसी प्रकार एक स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, मतलब जितना चेंज आया है स्ट्रेस लगाने पर उसका डिवाइड हम टोटल लेंथ से दे देंगे कितना था, वो हमारा स्ट्रेन आएगा। मतलब एक तरह से कितना पार्ट बढ़ गया है वो, अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही परसेंटेज हो जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज हमने फोर्स लगा के उसको बढ़ा दिया है। तो ये उसका स्ट्रेन हो जाता है। और कुछ तरह की अलग अलग स्ट्रेन के फॉर्मूले होते हैं। शियरिंग स्ट्रेन निकालने के टेन थीटा होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने का डेल्टा वी बाई वी होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूल था हुक्स रूल लॉ, जो ये कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और एक होती है स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व, जिसमें ओ टू ए जाने पर एकदम मतलब किसी भी सॉलिड को खींचने पर वापस लाया जा सकता है। ए टू बी जाने पर हम वापस तो ला सकते हैं लेकिन पहले जैसा नहीं ला सकते, मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी रह जाएगी। और बी से डी जाने पर हम उस सॉलिड को एकदम खो देंगे। ये मान लीजिए अगर आपने बी टू सी के बराबर एक यानी कि यील्ड पॉइंट से ज्यादा हमने स्ट्रेस लगा दी तो वो वापस से कभी अपने नेचुरल रूप में कभी नहीं आ पाएगा। और उसके बाद अगर हम फ्रैक्चर पॉइंट से भी ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो मतलब स्ट्रेस तो कम हो जाएगा उसके बाद, बट स्ट्रेन इतना हो जाएगा मतलब टूट जाएगा वो एक तरह से। ओके, तो इलास्ट इसमें कुछ कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ भी होती है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था यंग मॉड्यूलस, मतलब अलग अलग तरह के मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहले आया यंग मॉड्यूलस, जो कि जो कि हमारा होता है मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन एक विशेष स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन के लिए डिफाइन होता है, जो कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए ही होता है ये यंग मॉडल। ओके, तो ये इसकी कुछ सब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग यंग मॉडल्स भी हैं, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर। और उसके बाद शियर मॉडुलस आया था। शियर मॉडुलस में शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन आया। ओके, उसके बाद बल्क मॉडुलस आया। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और इसमें माइनस का प्रयोग हम क्यों करते हैं ये भी बताया गया था, क्योंकि ये हमेशा कंप्रेस ही होता है, ये कभी बढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको माइनस साइन लगाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये घट रहा है ऑलवेज। ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिफाइन की थी, which is equal to 1/2 of stress into strain into volume of the wire. ओके, तो ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आप याद रख लें तो ज्यादा ठीक है, 1/2 y इंटू 1/l² इंटू ए एल। ओके, उसके बाद पॉइजन रेशियो था, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो ये इतनी सारी चीजें हमने पिछले अपने लेक्चर में कवर करी थी और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे 1 और 2। तो आज हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। तो द ग्राफ आर ड्रॉन इन द सेम स्केल। ओके, विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस। तो
हमें डिफाइन मतलब ये फाइंड करना है कि दोनों ग्राफ में से सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस किस ग्राफ का है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, यंग मॉडुलस होता क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर ग्राफ में हम लें तो ये क्या हो सकता है, ये टेन थीटा मान सकते हैं किसी भी, अगर एक्स वाई प्लेन को एक्स अपॉन वाई बाई एक्स करते हैं तो वो टेन थीटा होता है एक्स वाई प्लेन में। तो इसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किया तो टेन थीटा, और थीटा मतलब टेन थीटा जो है वो थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है 90 डिग्री तक। तो सबसे ज्यादा थीटा किस ग्राफ में है वही डिसाइड करेगा कि इस यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका थीटा ज्यादा लग रहा है इससे, तो ऑब्वियसली ये इसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। ओके, तो अब ये हो गया आपका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। अब स्ट्रॉन्गर मटेरियल डिफाइन करने के लिए हमने क्या एक चीज पढ़ी थी, फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे ज्यादा स्ट्रेस लगाने पर वो टूट जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल ज्यादा सॉलिड या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी कि हमें मतलब ऐसा मटेरियल जो मतलब ज्यादा स्ट्रेस लगा दे, कितना भी स्ट्रेस लगाए वो टूटे नहीं, या फिर टूटे लेकिन दूसरे वाले से पहले ना टूटे। तो इसमें हम देख सकते हैं इन दोनों ग्राफों में कि फ्रैक्चर पॉइंट पहले किसका आ रहा है। फ्रैक्चर पॉइंट इसका सबसे पहले आ रहा है, इसका बाद में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब ए वाले डायग्राम का स्ट्रॉन्गर ज्यादा है ये मटेरियल। ओके, ओके, क्लियर। नाउ 8.4 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो carefully and state the reason if it is true or false. The young modulus of rubber is greater than that of steel. अब इन्होंने कहा है कि यंग मॉडुलस निकालना है, मतलब कंपेरिजन चल रहा है, यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन ऑफ स्टील। अब देखो, स्ट्रेस तो हम दोनों पर सेम लगा सकते हैं, दोनों पर सेम ही तो लगाएंगे। ज्यादा स्ट्रेस तो ऐसा करते हैं, स्ट्रेस को हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब स्ट्रेस था ना, इसको कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मतलब वाई स्ट्रेंथ कर दो, और ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये हुआ वाई वन यानी कि रबर का, ये हुआ वाई टू यानी कि स्टील का। तो ये मतलब स्ट्रेस तो दोनों की सेम लगाया हमने, ये स्ट्रेन ऑफ वन अपॉन में ये एस एस आर, अलग अलग देखो, एस टू ऑफ आर ये रबर का है, ये दोनों को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो एस टू आर अपॉन एस वन आर इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू। मतलब ये क्या हो जाएगा कि स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है, अब स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो ज्यादा खिंच रहा है उसका कम है मॉडुलस। यानी कि अब जानते ही हैं, अब रबर ज्यादा खिंच जाता है तो उसका यंग मॉडुलस कम है। ओके, नो नो सॉरी सर, एक चीज भूल गया था सर। तो इसमें क्या था कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेन होगा उसमें, स्ट्रेन मतलब जितना ज्यादा वो बढ़ेगा। अब रबर ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा ही खींचने पर, और स्टील कम बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब स्ट्रेस से इन लगाया था तो इसमें वाई वन ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो देखो फॉल्स है ना ये। The young modulus of defined as the ratio of stress to the strain where within elastic limit for the given stretching force elongation is more in rubber and quite less in steel. Hence, rubber is less elastic than steel. जैसा कि मैंने कहा था अभी। ओके, समझ गए होगे आप। तो नेक्स्ट है हमारा, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। तो ये तो ट्रू होगा, क्योंकि stretching of a coil is determined by the shear modulus when equal and opposite forces are applied at opposite end of a coil. The distance as well as shape of helix or a coil change and it involves uh, shear modulus. Okay, तो क्या होता है ना, कॉइल को हम खींचते हैं ना,
तो एक तो उसकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले उसका साइज चेंज हो जाएगा दोनों के साइड खींचते हुए, इसलिए इसमें शियर मॉडुलस भी पैदा हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब टू वायर ऑफ डायमीटर 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass and loaded as shown in figure। ओके, तो क्या है ना कि दो वायर है अपने पास, डायमीटर उनका गिवन है, एक बना है स्टील से, दूसरा बना है ब्रास से। ओके, तो फिगर में इस तरह का फिगर है ये। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5, स्टील का वायर है तो 1.5 है इसकी लेंथ, एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1, और ब्रास की 1 है। कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर। ओके है, तो इसमें इलोंगेशन निकालना है। इलोंगेशन के लिए मे बी वाई की जरूरत होती है इसमें। मॉडुलस शायद हाँ पहले गिवन करा दिया था एक एग्जांपल में, इसलिए अभी नहीं दिया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस थे उनमें इन्होंने गिवन करा दिया था, इसलिए द टू वायर ऑफ डायमीटर इसमें दिया रखा है। ये थोड़ा सा पुराना वाला मॉडल है एनसीईआरटी। एंड स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज shown in figure। The unloaded length of steel wire is 1.5 and the brass wire is 1। Younger modulus of steel is na compute the elongation of steel wire brass wire। ओके, तो स्टील का यंग मॉडुलस दे रखा है, तो हमें निकालना है टोटल elongation। ओके, तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा मे बी स्टील वायर और ब्रास। ये 1.5 4 kg and 6 kg, 6 kg। ये है इसकी लेंथ 1 मीटर। ये है स्टील, ये है ब्रास। तो इसकी हमें एफबीडी बना सकते हैं हम पहले। तो नीचे वाले की एफबीडी बनाते हैं। नीचे वाले की एफबीडी ये होगी, ऊपर से एक टेंशन लग रहा है, जो जी फोर्स है। ओके, तो इसके बाहर के हिसाब से लगेगी, तो क्या होगा इसका फोर्स, का फोर्स होगा 60 kg। अगर हम सॉरी 60 न्यूटन, अगर हम लेट करें कि जी का वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हाँ, इसकी एफबीडी होगी कुछ इस प्रकार की, ऊपर से टेंशन, एक नीचे टेंशन, T1 ये टी, ये T1 ये T2, ये इधर जी भी इसका लग रहा है, जी होगा इसका 40 न्यूटन का। ओके, और एक एक्स्ट्रा मतलब वेट होगा इस वायर पे। अब ये होगा ये मतलब इस अलग अलग सिस्टम का एफबीडी। अब हम बनाते हैं इस पूरे सिस्टम का एफबीडी, क्योंकि जो 1.5 वाला वायर है ना, 1.5 मीटर वाला वायर, तो उस पर तो दोनों दोनों वेट लगेंगे, 10 टोटल 10 वेट लगेगा। तो उसका ये होगा, ये 10 का ये होगा टेंशन, ये हुआ 10 सॉरी 100 न्यूटन, क्योंकि 10 kg तो मतलब वेट ही है, तो 100 न्यूटन ये वेट हो गए। अब हमें क्या है ना, इलोंगेशन निकालना है। इलोंगेशन निकालने के लिए क्या होता है, देखो अ, अगर हमें मॉडुलस दिया हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। एक तो फोर्स अपॉन एरिया से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ओके, अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल से ये स्ट्रेन आ जाएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और डेल्टा एल हमें निकालना है, ये चीज, और ये हमें दी गई है। और शायद देखता हूँ रेडियस भी है कि नहीं। हाँ, डायमीटर दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर का। तो इसका एरिया आएगा पाई, आर कितना था 0.25/2, यानी कि 0.125 इसका होल स्क्वायर।
ओके, तो ये एरिया आ गया। और यंगर मॉडुलस इसमें नहीं दिया, बट दिया रहता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया इसको, कि शायद ऊपर मेंशन किया होगा इसलिए। हाँ, वो टेबल दिया ना, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। बट अगर आप जेई में देखोगे, जेई में क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है सारी जानकारी। ओके, तो फोर्स कितना था ऊपर वाले पे? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन अपॉन जिस एरिया। एंड अगर हम उस वाली लेंथ को ऊपर लेके जाएं, तो ये लेंथ कितनी थी ऊपर वाले की? 1.5। और डेल्टा एल, डेल्टा एल को उधर ले जाए तो 100 × 1.5 अपॉन में ए इंटू वाई, ये हो जाएगा हमारा इलोंगेशन। ओके, तो ए हमारे पास है, वाई भी हमारे पास है, क्योंकि उस जो भी है सो कॉल्ड लिस्ट में दे रखा है। ये उसकी रेडियस है। रेडियस इक्वल टू 0.25/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.125 इंटू 10⁻⁻² हो गया। और ओके, तो इसमें y1 दे रखा है, तो ये इन्होंने लिस्ट से ले लिया है। हमको क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट हमें लिस्ट से लेना था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो फोर्स ये शायद अब पहले ब्रास वाले वायर पे लगा रहे हैं, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा। ओके, इन्होंने 9.8 यूज किया है जी का वैल्यू। ओके, कोई नहीं, इनको ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होगा। तो 2r इक्वल टू 0.25 दे रखा है। R2 से ये हो गया। ये y2 इन्होंने फिर से ले लिया उसी लिस्ट से। L2 दे रखा है। डेल्टा L2 इन्होंने निकाल लिया। ये वो फॉर्मूला वही लगाया था जो मैंने अभी बताया है। डेल्टा एल का जो अभी वाला फॉर्मूला है वही लगा रहे हैं। डेल्टा L1 से ये निकाल लिया सारा चीज, जो कि 1.49 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ रहा है। आ, एक एक बात इसमें मैं एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूंगा, कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जी इक्वल टू 9.8 लेना है, तो उसको जबरदस्ती नहीं लेना है। हमेशा 10 को प्रेफर करो फॉर जेई। अगर हाँ, एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अ, आप देख सकते हो कि ऑप्शन में अगर हम 10 लेते हैं, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, तो उसका मतलब उसका वैल्यू अलग आते हैं। या फिर आप समझ सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे ऑप्शंस में दे रहा हो कि 4.9, 9.8 या फिर इसका डबल 19.6, इस तरह से आंसर हो, तो आप अपने दिमाग से इसको 9.8 ले सकते हैं, अथवा अप्रोक्सीमेट से कर सकते हैं, कोई नहीं। अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना हो तो उससे भी आ जाएगा। बट अभी प्रेजेंट में कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि पहले अगर उसमें एन एक मतलब दे रखा है जी इक्वल टू 9.8 लेना है, तो ही लेना है, अदरवाइज 10 लेना। तो हाँ, ये डेल्टा एल और डेल्टा L1 डेल्टा L2 दोनों निकाल लिए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8.6 है। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, the edge of aluminum cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 GPa. What is the vertical defle- deflection of the face? मतलब इसका डायग्राम इधर है। ओके, थोड़ा सा कट गया है, बट इसको आप अज्यूम कर सकते हो ऐसे कि ये जो एक फेस है, मतलब मैं दिखाऊं तो ये क्यूब है, तो इधर वाला ऐसा मान लीजिए, ये वाला जो है, ये वाला एक वॉल से अटैच्ड है। तो ये अटैच्ड है, उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया है। तो वेट रखने से क्या है ना, जी इसमें फोर्स लगाएगा और ये थोड़ा सा मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उस डिफ्लेक्शन को निकालना है, जो कि हम ऐसे जो मैंने बताया 10 थीटा, उस जो एंगल था उससे निकालना पड़ेगा। ओके, तो इधर क्या क्या दे रखा है? हेयर द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब दे रखा है, साइड दे रखी है। ओके, तो ईटा भी दे रखा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेस।
शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस। तो इससे हमने क्या है ना, एफ मतलब शियरिंग स्ट्रेस निकाली, शियरिंग स्ट्रेस के लिए एफ बाई ए एन ईटा, सॉरी, ये एफ बाई ए तो हो गया आपका, मतलब ये जो एफ बाई ए ना, वो तो हो गया आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, और जो शियरिंग स्ट्रेस है वो ईटा इक्वल टू 980 जो फोर्स लगा है। ओके, क्योंकि 100 kg इसमें वेट है ना, तो 100 kg इंटू 9.8 इक्वल टू 980। ए इसका मतलब जो उसका इसका जो एरिया है 0.01 है, 25 × 10⁻⁹ इसका मॉड्यूलस है इक्वल टू 3.92 × 10⁻⁶। ये अपना शेयरिंग स्ट्रेन आ गया ये। ओके, तो नाउ लेटरल स्ट्रेन अपॉन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, इसमें दो तरह की स्ट्रेन होंगी, एक तो लेटरल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन। लेटरल लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन इनटू साइड ऑफ क्यूब। ओके, शेयरिंग स्ट्रेन कितना था, 3.98 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 0.1। तो इससे हमारा आ गया 3.92 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके, दैट इज, इसको अप्रोक्सीमेट कर लें तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो ये हमारी आ गई लेटरल स्ट्रेन। ओके, अब आते हैं 8.7। फोर आइडेंटिकल hollow cylindrical column of mild steel support a big structure of mass 50,000 kilogram. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compression strain of each column. Okay, तो इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, अगर इसमें दिया हो पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या था, फोर आइडेंटिकल होलो सिलेंडर हैं, कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर, मतलब चार ऐसे होलो सिलेंडर हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जैसे हम ऐसे मान लीजिए एक टेबल जो होती है ना, टेबल पे, एक टेबल में अगर सिलेंड्रिकल फायर है उसके, एक किसी टेबल के, तो उस तरह से आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ओके, big structure of mass. The inner and outer radii of each column are 13 and 60 centimeters respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the com- uh, compression strain on each column. मतलब इसमें क्या है कि जब चार हॉलो सिलेंडर थे, मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा अगर, तो देखो, ये हमने माना अपना एक बड़ा सा लोड, हैवी लोड 50,000 kg का। ये हुआ वन कॉलम, ये हुआ सेकंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम और ये हुआ इसका फोर्थ कॉलम। तो इस प्रकार से ये चार कॉलम है इसके, इन पर रखी हुई है ये एक टेबल मान ले या फिर कुछ भी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म हमको कहा गया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास है। तो 50,000 के हिसाब से डिवाइड बाई 4 करेंगे, यानी कि 1250 किलोग्राम, हाँ 12,050 किलोग्राम ईच कॉलम पे आएगा। 12,050, 12,500। ओके, तो हर कॉलम पे आएगा। ओके, और कुछ इसके स्पेसिफिकेशन भी दिए हैं कि इसमें कॉलम जो है बाहर से 60 सेंटीमीटर है, अंदर से इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, रेडियस है। ओके, और क्या था, और यंग मॉडल्स दिए गए हैं 2 × 10⁻11। ओके, और कुछ नहीं, यंग मॉडुलस है 2.0 × 10⁻11 एंड टोटल मास था
टोटल मास 50,000 और मास ऑन ईच, एम आई, आई कर रहा हूँ क्योंकि चार है ना, आई, आई 1 2 लेकर 4 तक। ओके, तो ये होगा 12,500 पर कॉलम। तो हमें अभी इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑन ईच कॉलम। ओके, तो कंप्रेशन फोर्स ऑन ईच कॉलम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना था, अब मैं 10 यूज कर रहा हूँ, तो ईच ईच कॉलम पे मास कितना, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो चारों पे सेम सेम आएगा। तो 1250 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि सॉरी 12,050, तो अभी हो जाएगा 1,25,000 न्यूटन। तो ये इतना न्यूटन, या फिर ऐसा कर सकते हो 125 किलो न्यूटन। तो ये इस पर मास, अरे सॉरी, इस पर फोर्स लग रहा है। ओके, तो इनर रेडियस ऑफ कॉलम दे रखा है 0.3 मीटर, आउटर रेडियस दे रखा है 0.6 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉलम इज गिवन बाई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मतलब जो बचा हुआ है ये है ना, क्योंकि कुछ भाग उसमें खोखला भी है, जितना खोखला नहीं है उसका निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका एरिया आया 0.27 पाई m स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यंग मॉडुलस दे रखा है, कंप्रेशन स्ट्रेन ऑन ईच कॉलम निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स अपॉन एरिया अपॉन कंप्रेशन स्ट्रेन। ओके, y इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स अपॉन एरिया अपॉन कंप्रेशन स्ट्रेन। ओके, तो कंप्रेशन फोर्स कितना था ईच कॉलम पे, किलो न्यूटन, इनटू एरिया कितना था, मीडी, या 0.27 पाई। ओके, 0.27 पाई डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻11 इक्वल टू स्ट्रेन। यही है ना यंग मॉडुलस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास अपना स्ट्रेन आ जाएगी, कंप्रेशन स्ट्रेन। तो कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम आ गया, ये 0.722 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो कंप्रेशन स्ट्रेन ऑन ऑल कॉलम इज गिवन बाई, ऑल कॉमन कॉलम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻6। हो गया। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8.8 है। अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर इज पुल्ड इन टेंशन। मतलब अ पीस ऑफ कॉपर वायर, मतलब कॉपर है उस हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर है मतलब एक चादर मान सकते हो या फिर कुछ भी, ऑफ मतलब 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1, मतलब इसकी डायमेंशन है, पुल्ड इन टेंशन विद 44,500 न्यूटन। भाई बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया बेचारे पर, कोई नहीं। प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट। तो क्या था कि हमारे पास एरिया है, क्योंकि डायमेंशन दी गई थी तो एरिया निकाल लिया, फोर्स है हमारे पास, ईटा भी है क्योंकि वो देते नहीं है, चक्कर ये पड़ जाता है, कॉपर का ईटा, ईटा है 42 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस। ओके, स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेन का हमने निकाल लिया, दैट इज कैसे निकाला, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 44,500 का फोर्स था, एरिया हमने जो कि निकाल लिया था, और एन तो ईटा तो दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा 3.65 इंटू 10⁻⁻3, 10 मतलब इतना हो जाए।
ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9। स्टील केबल विद a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a sky area. If the maximum stress is not to exceed 10 power 8, what is the maximum load the cable can support? Okay. तो मतलब इसको अच्छा फ्रैक्चर पॉइंट तक लेके जाना है या फिर यील्ड पॉइंट तक। तो क्या था मतलब स्टील केबल विद रेडी मतलब स्टील केबल का रेडियस दे रखा है, तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट एक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस भी दे रखा है इसका। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, मतलब देखो स्ट्रेस दे रखा है, इस एरिया भी दे रखा है, तो हमें इसका मतलब फोर्स निकालना है। मतलब कितना है 10 पावर 8 और 1.5। तो हमारे पास है एक तो एरिया यानी कि पाई 1.5 था ना। हाँ 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसको चेंज कर लेंगे। तो 1.5 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा मीटर में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 पावर ठीक है। और स्ट्रेस दी गई है हमारे पास 10 पावर 8, मतलब ये मैक्सिमम है। तो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पावर 8 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा पास फोर्स आ जाएगा। ओके, तो 8.9 हमारा क्वेश्चन हो गया। 8.10 करते हैं। A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by three wire, each 2.5 long. Those at each end are copper and middle one is of iron. Determine the radius of their diameter, ratios of their diameters. Okay, if each is to have the same tension, what's called the rigid bar of mass is supported symmetrically by three wires. Three wires. ओके, इसका डायग्राम अगर मिल जाए। Since each wire is to have same tension, therefore each wire has the same extension. Okay, तो मतलब सेम टेंशन है ना सभी वायर्स पे, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम एक्सटेंशन भी होगा। Moreover, each wire has the same initial length। हाँ ये भी दिया गया है। So strain is same for each wire। तो strain क्या है ना, सेम हो जाएगी each wire के लिए। ओके, तो वो स्ट्रेस वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन सेम है। तो जो कि होता है मतलब स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायग्राम मतलब डायमीटर निकाल डायमीटर के, तो 1/डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, यानी कि डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y। तो जैसे जैसे मतलब डी बढ़ेगा किसी भी उसका, तो उसके अंदर रूट के हिसाब से वाई भी घटेगा। ओके, तो इसका डी कॉपर अपॉन आयरन है, तो अंडर रूट ऑफ वाई ऑफ आयरन अपॉन वाई ऑफ कॉपर। दोनों के दिए तो नहीं है, बट हमें लिस्ट से निकालने पड़ेंगे। तो 190 इंटू 10 पावर 9, 110 इंटू 10 पावर 9, दैट इज 19/11 √1.314 is our answer, the ratios of diameter. Okay, so our next problem is 11. A 14.5 mass fastened to the end of a steel wire or unstretched length 1 meter is where and in a vertical circle with an angular velocity of 2 rev per second at the bottom of the circle. The cross section area of the wire is 0.065 centimeter. Calculate the elongation of the wire when the mass is at lowest point of its path. मतलब ऐसा किया है कि एक मास को लिया
उसको एक स्टील वायर से बांध दिया है। ओके, तो उसके बाद इसको मतलब वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा दिया है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी है एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। ओके, द क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, तो निकालना है एलोंगेशन कितना होगा। अब एलोंगेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पे, और इसके साथ साथ ही इस पे एक फोर्स लगेगा जी का। तो दो फोर्स इस पर लगेंगे। ओके, तो दो फोर्स लगेंगे, वही दो फोर्स में स्ट्रेस पैदा करेंगे, और वही फोर्स इसके लिए इलोंगेशन भी देंगे। और इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है। वाह। तो यहाँ से हम अपने एट्रीब्यूट्स निकाल लेते हैं जो भी जरूरत है। इसमें पॉइंट, तो वायर का एरिया था 0.065, तो एरिया है 0.065 मीटर स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 है, एल इक्वल टू 1 है, मास इक्वल टू 14.5। तो इसमें ये मास मतलब ऐसे पकड़ा, इसको घुमा रहे हैं, ये घुमाया, ये सबसे लास्ट पॉइंट का लीस्ट, सबसे नीचे वाले पॉइंट का ये मास है। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो मास का, सॉरी, जो जी का होगा, जी का होगा 145 न्यूटन, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक होगा इधर सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ, यानी कि वो क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम कितना है, एम है 14.5, ओमेगा कितना है 4। तो ये दोनों फोर्स लगेंगे इस पे, वही इस पे इलोंगेशन पैदा करे। ओके, तो देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, एम इक्वल टू दे रखा है, एल दे रखा है, मास दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ए दे रखा है, टोटल पुलिंग फोर्स लोएस्ट पोजीशन के। तो इस पे एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर लिख रहा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो 14.5 इंटू 9.8 प्लस 14.5 इंटू 1 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू, सॉरी, 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। तो y इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल निकालना है, तो सारे जो भी चीजें हैं हम उसे अपने मैथमेटिकल यूज में रख के अपना वैल्यू निकालेंगे। दैट इज फाइनली अपना वैल्यू आएगा 1.87 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। नाउ कम टू द 12th क्वेश्चन। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो बल्क मॉडुलस निकालना है अभी। इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम है 100 लीटर। प्रेशर इंक्रीज किया गया है 100 एटीएम। एक एटीएम इक्वल टू इतना पास्कल दे रखा है। फाइनल वॉल्यूम भी है इतना लीटर में। कंपेयर द bulk modulus of water with that of air at constant temperature. Explain in simple term why the ratio is so large. तो सबसे पहले हमें बल्क मॉडुलस जानना पड़ेगा, बल्क मॉडुलस होता क्या है ये भी देखना पड़ेगा, कभी मैं बता चुका हूँ बट दोबारा। इनिशियली 100 लीटर का वॉल्यूम था, फाइनल में जाके हो गया इस पे 100.5 लीटर में, मतलब 100 एटीएम का प्रेशर भी लगा दिया इन्होंने। तो बल्क मॉडुलस होता क्या था, बल्क मॉडुलस था पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ओके, तो डेल्टा वी हमारे पास है, इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा वी है 0.5 लीटर, प्रेशर भी है, प्रेशर 100 एटीएम है, तो 1 × 10⁻⁵ मान ही रहता है। हाँ, 1.1013 पास्कल। तो हम इसको 1 ही एज्यूम करके चल रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। 200 करेंगे तो 10⁻⁷ पास्कल इसका प्रेशर हो गया।
डेल्टा वी है 0.5 और वी भी है 100। 0.5 से एक और जीरो जाएगा, 5 जो है इससे 250 हो जाएगा, तो 250 इंटू 10 पावर 7, 2.5 इंटू 10 पावर 9, ये हो गया इसका बल्क मॉडुलस। ओके, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 पावर 9, ये अप्रोक्सीमेटली निकाला। तो यार, अगर इसको अच्छे से यूज करते हैं पूरी वैल्यूज को तो थोड़ा सा मतलब तो ये आता है, बट मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है तो अप्रोक्सीमेटली वही है। नाउ वी नो द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। एयर का पता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो इसमें डिवाइड दिया तो कितना है, 2 इंटू 2.026 इंटू 10 पावर 4, दैट इज 20,260। The ratio is too large. This is due to the fact that the strength from the air is much larger than the water at the same temperature. Okay. तो ये तो छोटे मोटे कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, इसको पहले आप सब लोग जानते हुए। ओके, the interstellar distance in the case of liquid is a very small as compared to the corresponding distance in the case of gases. Sorry, hence there is a larger interatomic forces in the liquid than the gas. सेम है कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस में ज्यादा होती है और एयर में, सॉरी, गैस में ज्यादा होती है और लिक्विड में कम, इसलिए ये इतना बड़ा रेशियो हमारे सामने आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ वेयर द प्रेशर इज 80 atm गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1 into 10 power 3 kg मीटर। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर निकालना है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1/बल्क मॉडुलस। ये शायद दिया है या नहीं, बट हाँ, इसको आप अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप लर्न कर लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर 1/v। ओके, तो क्या हो गया, 45 ऑन 5.8 इंटू 10 पावर -11 पास्कल। ये तो दिया रहता है। चेंज इन प्रेशर कितना है, 80 एटीएम, मतलब 80 एटीएम पहुंच गया 1 एटीएम से, दैट इज 79 एटीएम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.13 इंटू 10 पावर 5 पास्कल में, दैट इज दैट इज अ सम नंबर। सो नाउ डेल्टा v by v, m by rho minus m by rho dash upon m by rho, 1 minus rho upon rho dash, that is 1 minus delta v by v. Okay, so rho dash equal to all some mathematical. Okay, so finally the answer is 1.034 into 10 power 3, because क्या ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। तो एक दूसरे कंपेयर करने वाले ये क्वेश्चन आपको जहां भी दिखें, आप इसको एकदम आपके लिए अपने फायदा देखिए, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये कुछ भी करने के लिए। ओके, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब when subjected to a hydraulic pressure of 10 atm। मतलब compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atm। मतलब प्रेशर कितना बढ़ा दिया, 1 atm टू 10 atm कर दिया ना, तो 1 atm टू 10 atm करेंगे तो 9 का चेंज आएगा। इनने तो अच्छा 10 atm बढ़ा दिया है, मतलब 10 atm पे कर नहीं दिया, 10 atm बढ़ा दिया है। ओके, तो 10 इंटू 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल है। कंप्रेसिबिलिटी ये दे रखी है कि इक्वल टू 37 इंटू 10 पावर 9। इसको आपको क्या ना, जो बहुत सारे लिस्ट दे रखी थी अलग अलग टाइप की, जिसमें यंग मॉडल्स दे रखे थे कुछ में कंप्रेसिबिलिटी, तो उनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन करने जाओगे अगर जेई के, तो उसमें दिया रहता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डेल्टा वी बाई वी पी बाई के 2.7 K, 4 into 10 power -5 fractional change in volume. Okay, so 2.74 into 10 power -5, that's a fractional change in our volume.
Okay. Determine the volume construction of a solid copper cube 10 centimeter on a edge when subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10 power 6 Pascal. Okay. तो वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन निकालना है सॉलिड कॉपर क्यूब का, जो उसकी एज है 10 सेंटीमीटर। इससे हम एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब है क्योंकि, तो 10 सेंटीमीटर 0.1 into 10 पावर, मे बी पॉइंट 10 पावर -1, 10 पावर -3 इसका वॉल्यूम हो जाएगा ऑन एज when subjected to a hydraulic pressure। प्रेशर इसमें दे रखा है डेल्टा पी, तो बल्क मॉडुलस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई बी। तो डेल्टा वी निकालना है तो पी वी बाई डी, पी इसमें दे रखा है। अब ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा बट लिस्ट में दे रखा है। तो पी इतना है, वी इतना है 10 पावर -3। तो वी फाइंड अवर आंसर 5 into 10 पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें तो सेंटीमीटर में रखा। अब लास्ट क्वेश्चन, how much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? Carry one quarter, carry one quarter on of a load. Okay, तो 0.10% चेंज का मतलब क्या है? यानी कि 0.001 इसका स्ट्रेन है। डेल्टा मतलब वी बाई वी है, तो डेल्टा वी बाई वी हमारे पास दे रखा है। हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है इतना चेंज करने के लिए। बल्क मॉडुलस दिया रहता है वाटर का, और प्रेशर निकाल लेंगे हम इससे। ओके, जैसा कि मैं इसमें दिखा दूं। कोई नहीं, इसमें दे नहीं रखा मैं इसका। देखिए, तो बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा, सॉरी, बल्क मॉडुलस होता है पी अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास दे रखी है डेल्टा बी बाई वी इंटू 100। ये चीज दे रखी थी 0.10%। ओके, तो इसमें 100 से डिवाइड दे देंगे, 0.001 ये स्ट्रेन हो जाएगी। इसमें बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रेशर। ओके, तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल क्वेश्चंस। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अ, हम जान सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, जेई के लिए आसानी से स्कोरेबल है। अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से 4+ करके जाएगा। ओके, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं। अब देखिए, जेई में आपको मैं एक चीज दिखा बता दूं कि अगर क्वेश्चन आता है कोई भी जेई के लिए, तो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो टाइप होता है मतलब जो हाइयर हाइयर लेवल वाले, जैसे रोटेशनल मोशन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आ गए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से तो सिंपल ही आते हैं। बट हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिससे बहुत धांसू क्वेश्चन आते हैं, उनको क्वेश्चन को बनाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उनका मतलब जो मार्क मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके सेम होता है 4-4। तो अगर हम उन पर टाइम लगाने के बजाय ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ज्यादा कर लें, तो हमारा स्कोर ऑलरेडी ज्यादा उठ जाएगा। हमारे पास एक अच्छा स्कोर होगा किसी भी कॉलेज के लिए, हमारे पास एक अच्छी परसेंटाइल भी होगी। ओके, तो मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे जो छोटे मोटे चैप्टर हैं उन पर अच्छे से पकड़ बनाएं, जैसे आप मतलब जो बड़े चैप्टर हैं उनका डिपेंडेंसी कम हो सके आप पे, अगर आपको नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते। जो हाइयर चैप्टर होते हैं वो मतलब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं, इसलिए वो थोड़ा इनको करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता किसी किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। ओके, तो आज हम अपना यही करके रैप अप करते हैं।
गुड बाय एवरीवन। जय सिया राम।